हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर के होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि इडोटेरिया के वॉल्यूम नंबर 1 और सेट नंबर 13। अभी तक इसमें आपको 14 सेट अपलोड कर दिया गया है, एक सेट और बाकी है। उसके बाद इससे पहले मैंने स्पार्क का भी सेट 20 अपलोड किया है और प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का भी 20 सेट अपलोड किया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज को पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो, और इसमें आपको 55 सेट अपलोड कर दिया गया है और इसका टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सेट प्रैक्टिस काफ़ी मायने रखता है। जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का अनुमान नहीं लगेगा, और सेट को बनाएंगे और उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो आपका एक स्कोर पता चलेगा। और 1 से 10 क्वेश्चन सही अगर करते हैं तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, अन्यथा किसी भी सूरत में रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। तो मैं बार बार इस बात को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर करें, और सेट प्रैक्टिस करने के साथ उसका डिस्कशन भी अच्छा से करें। चैनल पर जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और पुराने लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें और आपका जो भी ग्रुप है उसमें डालें। और इसका टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप टेलीग्राम भी वहां से ज्वाइन कर लें। और अभी तक जितने 55 सेट हुए हैं उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, और उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब पर सारे वीडियो भी है, वहां से आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। और सुबह में जो मेरा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता था, अब वहाँ पे अब 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया है। और इडोटेरिया का जो एक बुक आया है काफ़ी अच्छी बुक है, वह आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सेंट्रल लेवल के एसएससी सभी एग्जामों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। वही आपको 100 सेट चलेगा, 100 दिनों में 100 सेट को ख़त्म करने का अनुमान लगाया गया है, और उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा। अभी तक आपको एसपीडी का सेट डाल रहे थे, उसमें 1 से 40 वीडियो डाले हैं, वो भी जो स्टूडेंट नहीं देखें वो जाकर आप प्लेलिस्ट से देखें, और उसका टेलीग्राम में पीडीएफ है। और ग्रुप डिस्कशन लाइव की बात करें तो ये भी बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा, और अगला बिहार एसएससी का कौन सा सेट प्रैक्टिस चलेगा इसका भी सूचना टेलीग्राम में दे दी जाएगी। तो चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है? मतलब कौन से राज्य सरकार के द्वारा खिलौना का क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कर्नाटक होगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुंबई मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको अजीत नाथ योगी हैं, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। और गुजरात के मुख्यमंत्री के भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? कौन से राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। केरल के राज्यपाल की बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। तो इस तरह मैंने चारों ऑप्शन के आपसे सामने डिस्कशन करता हूं। देखिए, बिहार एसएससी में अभी आपको 10 करंट अफेयर्स रहेगा, और करंट अफेयर्स अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो करंट अफेयर्स को इग्नोर कभी नहीं करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश के किस राज्य में अधिक गरीबी दर है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2021 और 20 के अनुसार, ये नहीं कि 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है, और बिहार के राज्यपाल आपको फागू चौहान है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी प्रीलिम्स का जो 30 सितंबर के एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? लिसन टू द हार्ट
एडवेंचर के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, चार्ल्स एडविन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य यानी हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग हापू आम को। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड प्रथम स्थान पर है खुशहाली में। और सबसे खराब की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का सबसे खराब स्थान है खुशहाली में। तो सबसे लास्ट का और सबसे बाद का और अपना देश का, ये 3 चीज़ याद रहेगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस शुरू किया है? क्वेश्चन पूछा कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा पहली पशु एम्बुलेंस सरकारी सेवा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत में दर्ज की गई है? देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और प्रतिशत में दर्ज किया गया यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नई दिल्ली और पुदुचेरी, जितने भी ऑप्शन है ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन है। जबकि राज्यों में सर्वाधिक वन पूछेगा प्रतिशत के दर से तो मिजोरम हो जाएगा, और क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश से आंसर होगा सबसे ज़्यादा वन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन किस देश ने बनवाया है? तो जानवरों के लिए दुनिया की पहली जो कोविड वैक्सीन है वह कौन सा देश बनाया था? तो यूएसए, चीन, रूस और कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रूस। रूस के द्वारा जानवरों के लिए कोरोना वायरस के दुनिया का पहला टीका बनाया गया था। कार्निवैक को रूप में फेडरल सेंटर ऑफ एनिमल हेल्थ केयर ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिसएस्टेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स, जेफरी आर्चर, एस हुसैन जैदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई थी। जेफरी आर्चर की पुस्तक है टर्न ए वाइंड आई और एस हुसैन की पुस्तक है द एंड गेम। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे में कौन सा हार्मोन का संचरण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? मतलब पौधे में कौन से हार्मोन होते हैं जो कि प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि प्रकाश की ओर झुक जाती है। जिबरेलिन की बात करें तो यह बौने पौधे को लंबा करता है तथा फूल बनाने में मदद करता है, और साथ ही यह हार्मोन बीजों को प्रसूति भंग कर उनकी अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। और साइटोकाइनिन की बात करें तो यह हार्मोन प्राकृतिक के रूप में ऑक्सिन के साथ मिलकर यह कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रजनन के लिए फूलों के में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों होता है प्रजनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव और लार उल्टी के किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब रक्त का दाब और उल्टी और लार को नियंत्रित किससे किया जाता है? तो मेडुला से, स्पाइनल कार्ड से और हाइपोथैलेमस से और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि मेडुला से किया जाता है ये सब सारी बातें। और हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि कौन सा हार्मोन है जो कि जानवर में नहीं पाया जाता है। तो इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। तो जानवर में आपको ऑक्सिन नहीं पाया जाता। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और बाकी तीनों ये जानवर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री यानी पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को और राइबोसोम को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मतलब मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया। 2, 1, 4 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 कक्ष होते हैं। मछली में 2 कक्ष और उभयचर वर्ग के प्राणी में 3 कक्ष। अगर उभयचर पूछेगा तो उसमें 3 कक्ष होता है और स्तनी वर्ग में पूछेगा तो 4 कक्ष, जैसे मनुष्य में 4 होता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज का एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। कौन से पौधे के बीज का खाद्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। तो प्रांकुर, बीजांड, मूलांकुर और बीजपत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि बीजपत्र कार्य करता है। बीजपत्र पौधे के बीज के खाद्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। आवृत्ति बीज समूह के पौधे में बीज और फल के अंदर होते हैं। इन पौधे की जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण को विकसित करता है। ये भी आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है शीर्ष विभाजुत्तक, जाइलम, क्लेनेकाइमा और कैम्बियम। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको जाइलम नहीं है और बाकी तीनों है। जाइलम से पौधे में जल लिया जाता है और फ्लोएम से आपको खनिज को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन के खोज फंक ने किया था 1911 में। इससे कौन सी बीमारी होती है कमी से। तो रिकेट्स, बेरीबेरी, जीरोथैल्मिया और प्लेग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, प्लेग्रा होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन डी का नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। और जीरोथैल्मिया बीमारी जो आंख में होता है विटामिन ए के कमी से होता है और विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 20, जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर रस के द्वारा या ग्रंथि के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डैश एंजाइम की प्रक्रिया आसान कर देता है। तो पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि पेप्सिन के द्वारा यह ठीक हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पेप्टोन्स में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 31, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। अगर त्वरण ऋणात्मक होता है तो किसी वेग का पिंड क्या होगा। नियत रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होता है तो पिंड घटता है। यदि समय के साथ वस्तु के वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है जिसे मंदन कहते हैं।
यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ जाता है तो वस्तु के त्वरण धनात्मक हो जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 22, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता हो, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता हो और विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि विस्थापन जो होता है वो बल के दिशा में होता है, तभी वह धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु के त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले आपको फोर्स दिया है, मास दिया है और त्वरण निकालना है। तो ए बराबर होता है F/a में, तो इसको 350 और भाग्य 500, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई नहीं है, है, तो कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, घर्षण के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। घर्षण के द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। उसे रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं, उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब एक बार परावर्तन होगा, 2 बार परावर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और सी दोनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि 1 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है, यही गलत है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अर्धचालक है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 1 सही है और 3 सही, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल आपको घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर निर्भर करती है। और ध्वनि की चाल की बात करें तो आवृत्ति पर ध्वनि की चाल कभी भी निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम आपको गैस में होता है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की चाल को तरंगदैर्घ्य में बदल दी जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 29, अटल नवचार मिशन यानी AIM का पहल क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, इसरो और DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, यानी नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है, 1 जनवरी। इसकी घोषणा 2014 में हुआ था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया है। तो यहाँ पर बजट में लागू पूछा गया कि किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 11-12 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे के
अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। यह वित्तीय वर्ष 2018 से ही लागू है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा भाग नहीं लिया, तो मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो इसमें 2 भाग नहीं लिया था आपको, मजदूर और जमींदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? मानव बलि, तो खोंड जनजाति, उड़ाव जनजाति, नाइकदा जनजाति और कुकी जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि खोंड जनजाति था। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, पंडित रामाबाई और अरुणा आसफ अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता वो की थी। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो 1925 में यह प्रथम भारतीय महिला जो थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो दोनों चीज आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 36, ह्यूएन-सांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्यूएन-सांग के शासनकाल में सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो आपको बनारसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बनारस था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। तो आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करें तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे, जो कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में उन्होंने किया था। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1897 में कलकत्ता में की थी। तो चारों चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और संभाजी और नाना फडणवीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन में स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं, किसने समाप्त किया था और किसने शुरू किया था। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में शुरू हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में समाप्त हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 84 तक था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की बात करें तो 1793 में इनका शासनकाल था। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और नियमित रूप से जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसके संदर्भ में किया गया था? तो भूदान आंदोलन आपको 1950 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में हुआ था। तो उनको
किस समय पहचान की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में उनको पहचान किया गया था और हजारीबाग जेल से वह जब दीपावली के पर्व पर भागे थे। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया? चोलिस्तान शब्द का प्रयोग हड़प्पा में थार रेगिस्तान गुजरात के कुछ क्षेत्र में, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल और सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान को रेगिस्तान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो खेतड़ी, लोथल, बनवाली और कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खेतड़ी। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदों की उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन यह पूछा गया और क्वेश्चन को आप अच्छे से जवाब देंगे। तो यह संविधान संशोधन आपको 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसी में इसको दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लोकसभा के उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को सबसे पहले अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जाता है, और कब इसको भंग है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा और स्पीकर के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद में आपको प्रधानमंत्री भी आ जाएगा और मंत्रिपरिषद सारे आ जाएंगे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। यहीं पर आता कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, तो वो आंसर आपका हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार। यहाँ क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि नहीं है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि यही सही है। 41 जो अनुच्छेद कहता है कि कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है, जो राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है, और बाकी आपको यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो मुख्यमंत्री, गवर्नर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो गवर्नर पर किया जाता है, और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 53 में राज्यपाल है, और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 56 में 356 में राष्ट्रपति शासन की बात किया गया, और मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की बात कहा गया है। तो ये सारे अनुच्छेद को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्य अगर कह देगा तो आपको 6 वर्ष, और यहीं राज्यसभा की खाली बात करता तो आजीवन, इसका कोई समय सीमा नहीं है। और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कहा गया है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति आपको कौन से हैं? तो जगदीश धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वही हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का पूछा गया है कि प्रमुख लक्ष्य क्या है?
ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना और ग्रामवासियों के बीच प्रतिवेदन को बढ़ाना। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण देना। क्वेश्चन नंबर 50, यह काफ़ी ही नया क्वेश्चन है, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 4 संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियां जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि भूमि सुधार से सम्मिलित था, उसी में यह जोड़ा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया कि 9वीं में कुल अधिनियम कितने? तो 9वीं में कुल आपको 284 अधिनियम है। इस डाटा को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय मानसून और मौसमी विस्थापन को इंगित इसका प्रमुख कारण क्या है? पूछा है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान के अति एक समानता। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापमान इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि के द्वारा मापी जाती है? शैल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो पोटेशियम आर्गन विधि, C14 विधि, रेडियम और सिलिकॉन विधि और यूरेनियम विधि। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम विधि से मापा जाता है। मौनो लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मौनो लोआ है जो कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का। और ऑप्शन डी की बात करें तो ज्वालामुखी क्षेत्र के पठार का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। मौना लोआ अमेरिका के हवाई द्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 54, भौतिक मानचित्र निम्न में से किसमें शामिल किया जाता है? भौतिक जो मानचित्र है निम्न में से किसमें शामिल किया जाता है? तो पर्वत, पठार, महासागर, मैदान और 2 राज्यों की सीमाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपको 5 को शामिल नहीं किया जाता, देश के और राज्य के सीमाएं को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सबको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ा है? स्थलीय सीमा क्वेश्चन में मिस नहीं करना है। 8, 7, 9 और 3। तो 7 जो देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, वो 7 देश का मैं नाम आपके सामने चर्चा कर देता हूं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। यही 7 जो है कि स्थलीय है। और जलिए आपको एगो इंडोनेशिया हो गया और एक श्रीलंका हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश में कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और ऑप्शन डी की बात करें तो मैंग्रोव वन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 57, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? कौन सा देश जो है उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो उत्तरी अटलांटिक सागर, बाल एल मनदेव जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल,
साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल की बात करें तो इमली में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल आपको संतरा में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका में पाया जाता है। ये चारों अम्ल को, और फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो चिट्टी, लाल चिट्टी जो काटती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू में डंक मारता है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होना वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। वर्षा जल का कितना पीएच मान कम होगा कि वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 5.6 होगा, वो अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज सोरेनसम के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं उसे ही म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा HCl। और H2SO4 की बात करें तो इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि बैटरी में पाया जाता है। और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 98 इसका एटॉमिक मास होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आधुनिक आवर्त सारणी है जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 63, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। कोरंडम जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, यानी कि निष्कर्षण पूछा गया है। कोरंडम आपको कोरंडम बक्साइड का अयस्क है, यानी कि एल्युमिनियम भी बक्साइड का, और फ्लेश फ्लावर, क्रायोलाइट एल्युमिनियम, कोलोनिन आदि एल्युमिनियम के अयस्क, ये सारे याद रखेंगे। सोडियम का संकेत आपको Na होता है, और पोटेशियम का संकेत K होता है, और कैल्शियम का संकेत आपको Ca होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और कैल्शियम का 20 होता है। एटॉमिक नंबर भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन की विधि से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछा कि किसका निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि से नहीं किया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि चांदी। चांदी के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 47 होता है। सोडियम को अभी मैं जस्ट बताया हूं, पोटेशियम का भी बताया हूं, और कैल्शियम को भी मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया हूं। जबकि चांदी और एयू प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय मतलब इनर्ट गैस नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन और आर्गन। इसमें आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। इनर्ट गैस की बात करें तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, यही 6 आपको, नियॉन भी है। 6 आपको 6 को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, गांधीनगर और नई दिल्ली में। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपको गांधीनगर गुजरात में है। हैदराबाद में चार मीनार है, दिल्ली में आपको लाल किला है। क्वेश्चन नंबर 67, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा जो नृत्य है वह भारत के कौन से राज्य का है। तो मुखौटा की बात करें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। छपेली, महातू, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, राजघाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है। राजघाट जो है वो समाधि स्थल किसका है। तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी और राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी के राजघाट, जबकि अभय घाट जो है मोरारजी देसाई के है, और चौधरी किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का है, और राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल है। तो चारों के समाधि स्थल को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, 1 अक्टूबर को और 12 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और 1 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो चारों दिवस को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत किए थे सेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लंदन। WTO का मुख्यालय आपको जिनेवा है। ऑस्ट्रिया का मुख्यालय आपको वियना है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जंगली गधे प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगली गधे के प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे? तो गिर वन, सुंदरवन, कच्छ के रण और पश्चिमी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कच्छ के रण में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। नल सरोवर अभ्यारण्य जल पक्षी भी प्रसिद्ध इसी में है। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन और अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रेंच से उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को परिभाषित करता है? आइए देखते हैं। एक दूसरे को अन्योन्य प्रक्रिया करने वाले जीवों को समुदाय। दूसरा कह रहा है पृथ्वी वह स्थान है जहाँ जीव रहते हैं, जीवों का समुदाय और साथ में पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति एवं प्राणी है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जीवों के समुदाय के साथ और पर्यावरण जिसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बोरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बोरीविल्ली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में बोरीविली है। इस उद्यान में लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ और जंगली सूअर आदि रहते हैं। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महाराष्ट्र में ही है और कान्हा केसली अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का 75 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन और सेट नंबर 13 का। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व नाम दफा है। नाम दफा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 75 क्वेश्चन का डिस्कशन जो किया हूँ, काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप इसे ज़रूर सीरीज में पार्टिसिपेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ लें और अपने भी ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसमें इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया जाता है और PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।